गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टीपीसी कैलहट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सबको पता है, 21 फरवरी 2023 को यूपी बोर्ड कक्षा 10 की गणित की परीक्षा होने वाली है। तो उस संदर्भ में हम लोग अपनी वीडियो लेके आपके सामने आए हैं, जिसमें एक वीडियो हम पहले आपको दे चुके हैं जो कि संख्या पद्धति वास्तविक संख्याओं पर आधारित थी। अब उस कड़ी में हम आपको अपनी दूसरी वीडियो, जो कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पर आधारित है, उस पर हम देने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि हम लोगों ने अपने बैच का नाम हुंकार बैच रखा है और जैसा नाम वैसा हम लोग को काम भी करना है, यानी कि जो 70 में 70 लाने का प्रण लेके रखा हुआ है उसको कहीं ना कहीं हम लोगों को उतारना भी है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों की पूरी जो प्लानिंग है उसके तहत आज आपकी दूसरी वीडियो हम लेके आए हैं। ठीक है, इस जो दूसरी वीडियो है बीज गणित की, उसको दो पार्टों में हमने रखा है। पहला दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म तथा दूसरा द्विघात समीकरण। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को। ठीक है, तो सबसे पहले दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से पहले हमको दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते क्या है, उसका व्यापक रूप क्या है या सामान्य रूप क्या है, बेटा पहले उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप या सामान्य रूप होता है वो होता है आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। फिर देखिए जहाँ आपको दिख रहा होगा x का गुणांक a है, y का गुणांक b है और c आपका अचर पद है। देखिए क्या है, जो a b और c है आपके, ये सब अचर वास्तविक है संख्याएं हैं। ठीक है, अचर वास्तविक संख्याएं हैं, जहाँ a इज नॉट इक्वल टू 0 और b इज नॉट इक्वल टू भी 0 होगा और x और y आपके चर हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण का ये आपका जो है सामान्य रूप है। ठीक है, देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण का समान रूप हमने देख लिया। एक चीज हमें हमेशा याद रखना है, जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण होते हैं उसका जो आलेखीय रूप होता है वो सदैव एक सरल रेखा होती है, यानी एक सीधी रेखा होती है। ठीक है, चलिए तो हमको लगता है ये आपको दो चरों वाला रैखिक समीकरण समझ में आ गया होगा। अब हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए युग्म मतलब होता है जोड़ा। ठीक है, यानी कि कम से कम उसमें दो लोग होंगे। ठीक है, तो देखिए दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो पहला समीकरण होगा उसका सामान्य रूप जो होगा वो होगा बेटा a1x प्लस b1y प्लस प्लस c1 इक्वल टू 0। और जो दूसरा होगा आपका a2x b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो और जहाँ क्या है आपका a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आपके जो है अचर वास्तविक संख्याएं हैं और एक्स वाई जो है आपके चर हैं। ठीक है, तो ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। क्या है बेटा? युग्म है। ठीक है, चलिए अब क्या है, आपने दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म को भी समझ लिया। ठीक है, उसके बाद जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं उनके जो गुणांक हैं उनका अनुपात की तुलना हम लोग करेंगे। उनका फिर दोनों रैखिक समीकरण युग्म से आपका आलेखी निरूपण क्या होगा, मतलब जो रेखाएं बनेंगी, क्योंकि एक से पहले वाले रैखिक समीकरण से पहला एक रेखा मिलेगी, दूसरे वाले रैखिक समीकरण से दूसरी रेखा मिलेगी, और उन दोनों रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी, यानी उन दोनों का आलेखी निरूपण क्या होगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद बीज गणित में उसकी व्याख्या क्या होगी, अर्थात उसके कितने हल होंगे, एक हल होगा, अनंत हल होगा या कोई हल नहीं होगा, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और देखेंगे कि जब एक हल होगा या प्रतिच्छेद करेगी तो वो संगत है, दोनों निकाय, दोनों जो आपका युग्म है वो संगत निकाय है या जो है क्या कहते हैं असंगत निकाय है। तो इन सारी बातों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, पहले हम अनुपातों की तुलना करते हैं। अनुपात का मतलब होता है जो
x के दोनों समीकरण में गुणांक है, उन दोनों को आपस में भाग दे दीजिए, तुलना हो जाएगी। अनुपात निकाल लीजिए, तुलना हो जाएगी। b1 b2 मतलब दोनों को भाग दे दीजिए c1 c2, तो यही एक तरह से आपका अनुपात हो जाएगा, ठीक है। तो और इनकी तुलना हम लोग को करनी होगी। देखिए क्या है आपका, जब अनुपातों की तुलना में a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2 होगी। जब बराबर करके हम लोग काट देते हैं, इसका मतलब होता है इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। ठीक है बेटा, तो जब a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा, तो जो आलेखीय निरूपण होगा, दोनों रेखाएं जो होंगी एक दूसरे को जो है प्रतिच्छेद करेंगी, ठीक है। और उनके कितने हल होंगे, बीजगणित व्याख्या क्या होगी। देखिए दोनों रेखाएं जितने बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं या जितने बिंदु पर काटते हैं, वो सभी के सभी उतने ही हल होते हैं। मतलब कि जितने बिंदु पर दोनों रेखाएं आपस में काटेंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी एक दूसरे को, उतना ही उस निकाय का हल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब दोनों रेखाएं काटेंगी तो कितने बिंदु पे काटेंगी बेटा, एक बिंदु पे काटेगी। इसलिए इसका केवल जो है क्या कहते हैं, जब अनुपातों की तुलना में a1 बटे a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 होगा, तो रेखाएं एक दूसरे को क्या करेंगी, आलेखीय रूप में प्रतिच्छेद करेंगी, और केवल इसका एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल होगा, ठीक है। और दोनों जो युग्म आपका बन रहा है वो संगत निकाय होगा। निकाय क्या होगी, संगतता के बारे में जब हम चर्चा करेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के, क्योंकि हल मिल रहा है बेटा, तो वो दोनों एक दूसरे के संगत होगी, ठीक है। तो हमको लग रहा है ये आपको समझ में आ गया होगा। हम अब इसके जो है दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। देखिए जब क्या है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 है, तो रेखाएं जो है एक दूसरे के संपाती होंगी। मतलब कि एक रेखा पर दूसरी रेखा आपकी चढ़ी हुई होगी, मतलब एक दूसरे पर दूसरी रेखा आपकी अध्यारोपित होगी, यानी कि एक रेखा को दूसरी रेखा क्या होगी, ढकी होगी, ठीक है। तो ढकी होगी यानी कि संपाती होगी, ठीक है। और इस पर देखिए आपको पता है एक रेखा पे अनंत बिंदुएं होते हैं, जबकि दो बिंदुओं से एक रेखा खींची जाती है। तो एक बिंदु पर अनंत रेखा होते हैं, तो दोनों रेखाओं पे क्या होगा, अनंत अनंत बिंदु होंगे। और जब एक दूसरे के ऊपर है तो दोनों एक दूसरे को क्या है, हर बिंदु पर काटेगी। इसका मतलब उसके जो है अनंत हल होंगे। मतलब कि आपका a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 संपाती रेखाएं मिलेंगी, और दूसरा उसका जो बीजगणितीय व्याख्या है यानी कि अनंत हल मिलेगा। और संगतता की जब बात करेंगे, जब आपको हल मिल रहा है, इसका मतलब कि निकाय आपका क्या है, संगत है बेटा, ठीक है। अब देखिए हम लोग तीसरे पार्ट पे इसके चलते हैं। तीसरी बात इसकी क्या है कि जब a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बटे c2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर होंगी। समांतर का मतलब होता है बेटा, जब दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पर भी ना काटें और दोनों की बीच की दूरी हर जगह आपकी क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो वो दोनों रेखाएं आपस में क्या होती हैं, समांतर होती हैं। और समांतर हो रही हैं, हमने बोला कि हल का मतलब होता है कि जब वो एक दूसरे को काटेंगी, जितनी बिंदुओं पर काटेंगी उसके उतने हल होते हैं। तो ये तो कहीं एक दूसरे को काटने वाली नहीं है, अर्थात एक भी हल आपको नहीं मिलेगा, यानी कि रेखाएं समांतर होंगी और उसका कोई हल नहीं मिलेगा। जब कोई हल नहीं मिलेगा तो निकाय कैसा हो जाएगा बेटा, असंगत हो जाएगा, ठीक है। तो हमको लगता है ये जो आपका पूरी व्याख्या है समझ में आई होगी। तो क्योंकि देखिए बेटा, बहुविकल्पी प्रश्न कराने के पहले भी आपको उसके बारे में क्या, उस चैप्टर के बारे में क्या है और उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसको हमको बताना जरूरी समझा हमने, इसलिए आपको पहले हमने बताकर अब आपको क्वेश्चन पे लेकर चलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे बेटा, आपको जो बोर्ड्स परीक्षा को लेकर घबराए हुए हैं, जो परेशान है, वो बिल्कुल घबराए और परेशान ना हो। मैं वादा करता हूँ यदि आप लोगों ने मेरी सारी वीडियो बैक टू बैक देख ली तो आपको अच्छे अंक लाने से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलिए तो अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको और फिर जो है हल करते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 है तथा y बराबर 4 है, तो m का मान बताइए, ठीक है। इस तरह के प्रश्नों में हमेशा देखिए, जब x या y का मान दिया रहे या केवल एक का मान दे दे, दूसरे का पूछे, तो आपको जो मान दिया रहता है वो तुरंत जो है क्या कहते हैं उस समीकरण पे रखिए। आपको ऑटोमेटिक जो चीज़ें पूछी होती हैं वो चीज़ें निकल के चली जाती हैं, ठीक है। तो चलिए पहले समीकरण लिखा जाता है, ठीक है। x दिया है बेटा, देखो x प्लस वाई बराबर 10, ठीक है, यही दिया है। देखो x की वैल्यू क्या दिया है 3m प्लस 2 और y की वैल्यू क्या दे रखा है आपको 4, तो y की जगह क्या लिख दोगे बेटा 4, ठीक है, रख दोगे। ये कितने के बराबर है 10। अब 10 है, अब इसको हल करते हैं। देखो
क्या आपको पता है कि नंबर को नंबर के साथ जोड़ा जाता है, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। तो देखो 3m ऐसे ही रहेगा, 2 और 4 मिलके कितना हो जाएगा बेटा 6, दोनों प्लस का इसलिए जुड़ जाएगा, प्लस का चिन्ह लग जाएगा, फिर बराबर 10, ठीक है। अब देखो नंबर को नंबर के साइड रखेंगे, वेरिएबल को वेरिएबल के साइड रखेंगे, क्योंकि मुझे m की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा आपका 3m, और आपको बता रखा है जब भी कोई चीज़ बराबर के इधर से उधर या उधर से इधर आती है, प्लस में रहती है तो वो माइनस हो जाती है, माइनस में रहती है तो वो प्लस। तो देखिए 10 जो है बराबर के इधर ही है तो इधर ही रखेंगे, और इसको इधर ले जाएंगे तो ये क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3m बराबर क्या आ जाएगा बेटा 4 आ जाएगा। अब आपको चाहिए m की वैल्यू, तो आप क्या बोलो, m को बोल दो स्टॉप, स्टॉप बोलोगे और क्या हो जाएगा, ये अपनी जगह है, और जो आपको पता है m में जिसका मान चाहिए होता है उसको जो है स्टॉप बोल देते हैं, वही रोक देते हैं, और जो अंश में गुणे के रूप में रहता है उसको जो है हर में ले आते हैं, और जो हर में रहता है उसको अंश के जगह पे ले जाते हैं। मतलब कि जो ऊपर है उसको नीचे ले जाते हैं, जो नीचे है उसको ऊपर। तो ये 3 बेटा देखो ऊपर है तो ये कहाँ जाएगा नीचे, तो 4 बराबर m बराबर क्या आ गया आपका बेटा 4/3, ठीक है। तो देखो कोई ऑप्शन 4/3 का है क्या, देखो पहला ही ऑप्शन हमारा 4/3 है, यानी कि हमको आंसर मिल गया अपना। यदि x बराबर y, x प्लस वाई बराबर 10 का एक हल x बराबर 3m प्लस 2 तथा y बराबर 4 है, तो m का मान निकल के आ गया 4/3, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगर आपको कोई प्रश्न में कहीं डाउट हो, कहीं नहीं समझ में आ रहा हो, तो आप कमेंट करके जरूर बोले, हम उसका जो है जवाब आपको जरूर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बेटा है कि ग्राफीय रूप से ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो ये क्या है बेटा, ये आपको पता है दो चरों वाले रैखिक समीकरण का समान रूप है, ठीक है। एक रेखा पर दर्शाते हैं, ठीक है। समीकरण का प्रत्येक हल एक बिंदु है। बिंदु पूछा गया है कि वो बिंदु जो होगा वो कहाँ, अगर रेखा पर दर्शाते हैं तो कहाँ होगा, इसको दर्शाने वाली रेखा पर, इसको दर्शाने वाली रेखा पर नहीं, एक्स अक्ष पर या वाई अक्ष पर। तो 100% वो अगर जो है सरल आलेखी निरूपण में आप लोगों को हमने बता रखा है सरल रेखा बनती है, और तो सरल रेखा बनती है तो वो बिंदु भी कहाँ मिलेगा, प्रत्येक हल कहाँ मिलेगा, उस बिंदु पर ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो आपका जो है क्या कहते हैं हल क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा, यानी कि इसको दर्शाने वाली रेखा पर ही आपका जो है क्या कहते हैं आंसर होगा, ठीक है। तो आपको तीसरे क्वेश्चन की ओर अब हम चलते हैं, ठीक है। देखिए क्या है बेटा तीसरा, आपको इसलिए जो है हम आसानी से ये बता पा रहे हैं क्योंकि इसके पहले हमने व्याख्या आपको अच्छी तरह से समझा दिया है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रैखिक समीकरण युग्म x बराबर y और x प्लस वाई बराबर 0 का के, ठीक है, कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता है, अद्वितीय हल होता है, असीमित रूप से कई हल होते हैं और इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जब रैखिक समीकरण है, ठीक है, आपके देखिए दो समीकरण दिया हुआ है x बराबर y, x प्लस वाई बराबर 0, ये दो समीकरण आपको दे रखा है। अब इनसे हमको चेक करना है कि क्या होगा, अद्वितीय हल होगा, ठीक है, कोई उभयनिष्ठ हल नहीं होता है, अद्वितीय हल होता है, असीमित रूप से अनेक हल होता है, इनमें से कोई नहीं। इन सबको हमको चेक करना होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आपको करना क्या है, दोनों समीकरण को हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला समीकरण क्या है, x बराबर y। तो इसको बेटा जब पक्षांतर करोगे, इसको इधर से लाओगे इधर, तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 0, ठीक है, ये समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है बेटा आपका है x प्लस वाई बराबर 0, तो x प्लस वाई बराबर क्या लिख देंगे 0, समीकरण 2 है, ठीक है। ये है, देखो बेटा इसमें C1 और C2 की वैल्यू 0 दे रखा है, ठीक है ही नहीं तो यानी 0 है, तो इससे कोई मतलब ही नहीं, यानी C1 C2 को चेक करने की कोई जरूरत नहीं है ना। पहले हम क्या कर लें, पहले हम क्या देखें, देखिए आपको अद्वितीय हल होने के लिए, कोई हल नहीं होने के लिए, या आपका जो है अनंत हल होने के लिए हमारे पास यहाँ पे कंडीशन लिखी हुई है, ठीक है। तो कंडीशन में देखिए अगर पहले कंडीशन क्या है, A1/A2 बराबर इज नॉट इक्वल टू B1 अपन B2, तो ऐसे में केवल एक हल होता है यानी अद्वितीय हल होता है, ठीक है। C1 C2 की वैल्यू है नहीं तो हम सीधे सीधे इसी को चेक करते हैं, अगर ये आपका पॉसिबल है तो आपका जो है आंसर जो है अद्वितीय हल हो जाएगा। तो देखिए क्या है, सबसे पहले इसको हमको करना क्या पड़ेगा, जो आपके दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है उस दोनों समीकरणों से आपको इसकी तुलना करनी पड़ेगी इन दिए गए समीकरणों की, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले अगर हम तुलना करेंगे तो इसके नीचे क्या होगा, देखिए अगर हम देखेंगे तो x का गुणांक अगर यहाँ लिख दें a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, यही होता है। तो देखिए यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी, देखिए x का गुणांक यहाँ पे कितना है, 1 है, प्लस का 1 है, कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का 1 है, जहाँ जिसके आगे पीछे बेटा कोई नहीं होता उसके आगे पीछे 1 होता है, जिसके नीचे में भी हर में भी कुछ नहीं होता उसके नीचे भी 1 होता है, जिसके घात में भी कुछ नहीं होता उसके घात में भी 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो a1 की वैल्यू बेटा निकल के आ रही है वो आ रही है यहाँ पे क्या है
कोई नहीं है तो a1 की जगह पे 1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस का 1, ठीक। फिर b1 y की जगह भी देखिए कुछ नहीं है तो y का गुणांक भी कुछ नहीं दिख रहा तो 1 है वहाँ पे, और साथ में माइनस का चिन्ह में, अगर माइनस का चिन्ह है तो हमको लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का 1, ठीक है। C1 की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। अगर C1 को लिखना भी रहेगा तो ये क्या आ जाएगा, C1 बराबर 0 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह क्या है, A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, A2 की वैल्यू देखो क्या आ जाएगी आपकी, इसके आगे कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे A2x अगर तुलना करने के लिए लिखना पड़े तो B2y प्लस C2 इक्वल टू क्या लिख दोगे, 0। तो यहाँ पे देखो A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, x का कोई गुणांक नहीं है यानी 1 है, ठीक है, कोई नहीं है तो 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखो b1 बना लो, यहाँ b2 का गुणांक क्या हो जाएगा बेटा, y का भी कोई गुणांक नहीं है तो मतलब कोई नहीं है तो इसका मतलब 1 होता है वहाँ पे ना, तो 1 तो आगे प्लस चिन्ह है तो प्लस का 1 हो जाएगा बेटा, या प्लस का 1 है, प्लस लिखो चाहे ना लिखो 1 समझ लिया जाता है, और C2 आपका क्या है फिर से 0, कुछ नहीं लिखा है तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चेक करते हैं ना, देखिए चेक करते हैं A1 बटे A2, पहली शर्त को चेक कर लेते हैं, इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 है, ठीक है। ऐसा करते हैं, देखो A1 और A2 की वैल्यू रखते हैं, प्लस 1 है प्लस 1 है, ठीक है, तो यानी A1 बटे A2 क्या हो गया 1 बटे 1, और B1 बटे B2 का जगह पर रखेंगे तो B1 की जगह माइनस 1 रखेंगे और B2 की जगह क्या लिखेंगे बेटा 1 लिखेंगे, ठीक है। B2 की जगह क्या लिखेंगे 1 लिखेंगे, तो देखिए 1 में 1 का भाग देंगे तो 1 ही आएगा, और 1 में माइनस 1 में 1 से भाग देंगे तो प्लस माइनस का भाग, देखो चिन्ह का चिन्ह से भाग होता है, चिन्ह का चिन्ह से गुणा होता है, और नंबर का नंबर से, तो माइनस प्लस का जब भाग देंगे तो माइनस आएगा, और 1 बटे 1 क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो देखो बेटा 1 इज नॉट इक्वल टू -1 आ गया, दोनों आपस में बराबर नहीं है तो इसलिए नॉट इक्वल है, यानी कि आपकी जो A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है, ये सही बात है, ये जो है इस पर अप्लाई हो रहा है। तो कैसी रेखाएं मिलेंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी, अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलेंगी बेटा तो केवल एक हल होगा, यानी क्या होगा अद्वितीय हल होगा। देखो अद्वितीय हल का कोई ऑप्शन है क्या इसमें, तीसरे क्वेश्चन में है बेटा, देखो ऑप्शन नंबर बी आपका अद्वितीय हल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए चौथा क्वेश्चन कह जा रहा है, यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखा होगी क्या, समांतर होगी, सदैव संपाती होगी, प्रतिच्छेदी या संपाती होगी, सदैव प्रतिच्छेदी होगी, ठीक है। तो देखो बेटा अगर संगत है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, संगत है, तो संगत है तो क्या कंडीशन क्या, देखो प्रतिच्छेदी भी दिया है यहाँ पे और आपका संपाती भी दिया है, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी भी होती है और क्या होती है संपाती भी होती है, और या तो प्रतिच्छेदी दिया होता संपाती ना दिया होता तो 100% प्रतिच्छेदी हो जाएगा, अगर संपाती दिया है होता और प्रतिच्छेदी नहीं तो 100% संपाती हो जाता, पर दोनों दे दिया है, प्रतिच्छेदी या संपाती का भी ऑप्शन हमारे पास है, तो प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों हो सकती है संगत के केस में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा तय करेंगे, सी, यानी सी प्रतिच्छेदी भी हो सकता है या तो संपाती भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह हमारा जो है ये क्वेश्चन भी समाप्त हुआ, और आप उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम आपको जो पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम पे 3 क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे, सबसे पहले उसका आपको आंसर बता दे रहे हैं। अगर आंसर के बाद आपको कहीं दिक्कत आती है या आंसर मैच आपका नहीं करता है, आपको लग रहा हो कि हमारे आंसर में समस्या है, तो आप मुझे कमेंट करके बोल दीजिएगा, मैं आपको उसका जो है आंसर जो है बता दूंगा, या फिर से कहेंगे कि सर एक्सप्लेन कर दीजिए तो मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। तो जो पहला क्वेश्चन हमने आपको नंबर सिस्टम यानी वास्तविक संख्याओं से दे रखा था, संख्या पद्धति से दे रखा था, वो पहला क्वेश्चन था कि कुछ अंक दिए हुए थे, उसका एलसीएम निकालना था। तो उसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, जो है 360 एलसीएम होगा, ठीक है। जो दूसरा क्वेश्चन था लिखा गया था उसमें कि निम्नलिखित संख्याओं में से परिमेय संख्या कौन है, अपरिमेय संख्या क्या है, ठीक है। तो उसका आंसर दूसरे का जो है डी होगा, 3.145327865 ... आपको बता भी रखा था जो अनंत तक जाए, अटेंडम जाए, रिपीट ना करे, वो सब क्या होती है अपरिमेय संख्या। फिर जो तीसरा क्वेश्चन बेटा हमने दिया था वो दिया था कि दशमलव के कितने अंक बाद जो है शांत हो जाएगा, ठीक है, दशमलव प्रसार। तो इसका आंसर जो है तीसरा होगा ए होगा, 4 अंक बाद जो है वो शांत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमने आपको क्वेश्चन दिया था उसका जो है आंसर जो है ठीक है। तो बेटा अब हम लोग अपने चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। बोल रहा है यदि p बराबर 10 तब रैखिक समीकरण युग्म 6x + 5y = 4 तथा 12x + py = -8 समांतर रेखाएं ऑब्लिक कोई हल नहीं होगा। आपके प्रश्न में था कोई हल नहीं होगा, हमने अलग से ऐड कर दिया समांतर रेखाएं, ठीक है। ये कथन सत्य है, असत्य है, दोनों है या कोई नहीं, यानी यदि p बराबर 10 हो तब ऐसा है क्या, ठीक है। तो देखो बेटा
आपका हमने बता इसमें इसलिए ऐड किया, चाहते तो ये जो 3 प्रश्न लिखा है इसके साथ 3 प्रश्न और बनते टोटल 6 प्रश्न। तो हमने क्या किया, तीनों प्रश्न में ही उस अगले 3 प्रश्न को इंक्लूड कर दिया। तो आपका अगर कोई हल नहीं होगा ऐसा लिखा हो या समांतर रेखाएं, तो इसके लिए क्या है, समांतर रेखाएं और कोई हल नहीं के लिए जो आपका कंडीशन है वो क्या है, a1 अपॉन में a2 b1 अपॉन में b2 बराबर b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर ये कंडीशन अप्लाई करते हैं तभी हम जो है क्या कहते हैं, ये कह सकते हैं कि समांतर रेखाएं हैं या कोई हल नहीं है, ये इस पे ही होगा। ठीक है, तो जब मान निकालने की जो बात आ जाती है तो हम लोग क्या करते हैं, इसी को रख के जो है क्या कहते हैं, इसी पर रखकर हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। देखो बेटा, पहला समीकरण क्या है आपका, 6x प्लस 5y बराबर -4। ठीक है, ये आपका पहला समीकरण है, -4 नहीं है 4 है। ठीक है, ये समीकरण पहला है। दूसरा आपका है 12x, नीचे थोड़ा लिखते हैं क्योंकि यहीं पे डायरेक्ट हम मान निकाल लेंगे, 12x प्लस py बराबर -8, समीकरण 2 है। तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम रैखिक समीकरण युग्म का जो समान रूप या व्यापक रूप था, दोनों समीकरण का a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, दोनों समीकरण को प्रत्येक से पहले और दूसरे से हम लोग क्या कर लें, तुलना कर लें। तुलना करने पे हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है बेटा, चलो पहले यहाँ से देखो a1 की वैल्यू क्या आ जा रही है। a1 की वैल्यू हमने क्या बताया था, जो x का गुणांक होता है वही a1 का होता है, जो y का गुणांक होता है वो b1 की वैल्यू होती है, जो c1 की वैल्यू होती है वो आपको दिया रहता है। ठीक है, वहाँ पे जो अचर पद होता है। ठीक है, तो a1 क्या आ जाएगा बेटा 6, फिर b1 क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ से देखोगे प्लस का 5, तो प्लस माइनस हो तभी माइनस लिखे ना, तो प्लस का है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, प्लस को समझ लिया जाता है। ठीक है, और C1 की जो वैल्यू है बेटा, देखो क्या करोगे, जब इसको बराबर ये है ना, अभी बताया था ना नदिया के पार वाला कहानी, तो उसकी के आधार पे जब इसको हम इधर से उधर ले जाते हैं या उधर से कोई चीज़ इधर ले आते हैं तो प्लस माइनस में हो जाता है और माइनस प्लस में हो जाता है। तो इसको जब इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा -4, और C1 जो C1 की वैल्यू होती है क्या होती है, वही अचर पद होती है, तो यहाँ C बराबर क्या हो जाएगा, C1 बराबर -4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह दूसरे में देख लो, यहाँ पे A2 की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी बेटा 12 मिल जाएगी, B2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी P मिल जाएगी, और C2 की वैल्यू जो होगी, देखिए फिर से ये नदी के उस पार जाएगा यानी बराबर के उस पार जाएगा, तो -8 है तो क्या हो जाएगा +8, तो +8 लिखो चाहे केवल 8 लिख दो। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसी कंडीशन पे कोई हल नहीं है या फिर रेखाएं समांतर हैं, निकाय हमारा जो निकाय असंगत है और रेखाएं समांतर हैं, तो उसके लिए क्या होगा, हमारे पास क्या कंडीशन है, a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, इसी पे हम लोग अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो देखिए लिखते हैं हम लोग a1 अपॉन में a2 बराबर b1 अपॉन में b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। a1 की वैल्यू बेटा देखो 6 बटे में क्या हो गया, a2 की वैल्यू 12, फिर b1 की वैल्यू आपकी 5 बटे में क्या है बेटा आपका b2 की वैल्यू p। ठीक है, फिर c1 की वैल्यू बेटा देखो इज नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू क्या है आपकी c1 की वैल्यू -4, और नीचे क्या है आपका c2 8 है। ठीक है, अब देखो क्या वैल्यू निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों को ले लीजिए। ठीक है, ये दोनों को लिखिए 6 बटे 12 बराबर 5/p। अब देखो करना क्या है, आपको पता है देखो ये दोनों आपस में कट रहा है क्या, सेम नंबर से 6 का 6 6 दूना 12। अब क्या करो, अब तो कोई देखो ना ऐसे कट रहा है ना ऐसे कट रहा है, तो 3 गुणा कर दो, 3 गुणा। ठीक है, तो देखो p एक का क्या हो जाएगा p और 5 दूना 10। ठीक है, यानी p बराबर क्या आ जा रहा है हल करने पे 10 आ जा रहा है ना। अगर 10 आ रहा और दिया भी क्या था p बराबर 10 पर ही तो चेक करने के लिए बोला है, तो ये क्या है, यानी कथन हमारा क्या है बेटा सत्य है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, और अभी फिर से हम आपसे एक बार कहना चाहेंगे, जो बच्चे बोर्ड की परीक्षा को होगा समझ रहे हैं और घबराए हुए हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनको लग रहा है कि अरे अभी तो हमने गणित में कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप एक बार हमारे साथ जुड़िए, और अगर मेरे पूरे के पूरे वीडियो देख लेंगे तो आपको अच्छे नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता, और कुछ मैं बार बार कहता हूँ कुछ बच्चे 70 में से 70 भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब अपने हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए समीकरण युग्म x - 2y बराबर 3 और 3x प्लस ky बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होता है या प्रतिच्छेद रेखा है। देखो क्वेश्चन में तो केवल था एक अद्वितीय हल होता है,
हल होता है। ठीक है, हमने जबकि आपको यहाँ पे एक और बना दिया, इसी में प्रतिच्छेदी रेखा है। 2 क्वेश्चन बनाया, एक ही क्वेश्चन बना के हम उसको समझ लें। ठीक है, तो क्या होगा आपका, एक अद्वितीय हल होता है या प्रतिच्छेदी रेखा है। तो इसके लिए देखो फिर से वही प्रोसेस अपनाना है हमको। ठीक है, पर इसके लिए क्या है, आपकी कंडीशन क्या लेनी है हमको, प्रतिच्छेदी रेखा है या केवल एक हल या अद्वितीय हल के लिए क्या कंडीशन होती है, A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2। बस यही चेक कर लो बेटा, अगर ये अप्लाई हो गया तो आपका क्या है, वो अद्वितीय रेखा जो अद्वितीय हल होता है या केवल एक हल होता है या प्रतिच्छेदी रेखा होती है ना। तो इस कंडीशन पर रख के हम क्या कर देंगे, मान को निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखो क्या है आपका, फिर से देखो समीकरण को हम लिखेंगे, x माइनस 2y बराबर 3। ठीक है, और दूसरा क्या है आपका 3x प्लस ky बराबर जो है 1। ठीक है, ये समीकरण 1 और 2 है। ठीक है बेटा, अब देखो 1 और 2 है तो फिर से लिखते हैं, क्योंकि नीचे ही हम लोग A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू देख लेंगे। ठीक है, और तो क्या है, फिर से समीकरण देख लो एक बार, 3x प्लस ky बराबर है 1। ठीक है, समीकरण 2 है। फिर से A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल लो। देखो यहाँ से बेटा C1 C2 की जरूरत भी नहीं है मुझे, केवल A1 A2 B1 B2 की वैल्यू है ना, क्योंकि आपका क्या दिया है, अद्वितीय हल या जो है प्रतिच्छेदी रेखा है। तो इसके लिए केवल क्या है, यही कंडीशन है। तो हम क्यों जाएंगे C1 C2 का निकालने के लिए, सीधे केवल A1 A2 का निकालो। A1 बराबर क्या होगा बेटा, देखो x का गुणा क्या है, कुछ नहीं, 1 है, यानी प्लस का 1 है। ठीक है, और आगे कोई चिन्ह नहीं होता तो एक प्लस समझ लिया जाता है, तो यहाँ 1 आ जाएगा। और B1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। इसी तरह A2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 3, और B2 की वैल्यू क्या आ जाएगी k। ठीक है, फिर आपका देखो रख दो, कोई हल नहीं है के लिए या अद्वितीय मतलब सॉरी कोई हल के लिए, यानी एक हल के लिए या अद्वितीय हल के लिए या प्रतिच्छेदी रेखा के लिए A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2 है। ठीक है, देखिए। ठीक है, तो अब इस पर रख दो बेटा, A1 की वैल्यू क्या है 1, A2 की वैल्यू क्या है 3 इज नॉट इक्वल टू B1 की वैल्यू क्या है बेटा -2, और आपकी B2 की वैल्यू क्या है, k का मान पूछा ना। देखो बेटा यहाँ पे क्या आया है, 1/3 इज नॉट इक्वल टू -2/k। तो अब क्या करो, देखो तिर्यक गुणा कर देते हैं इसको ना, तो क्या जाएगा k का k और 3 दूना 6, यहाँ पे बराबर नहीं, इज नॉट इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू का साइन होगा, यहाँ पे क्या होगा 3 दूना 6 और प्लस माइनस का गुणा करोगे -6। a इज नॉट इक्वल टू -6 कहीं आया है क्या, देखो डी ऑप्शन है क्या, है ना, तो ये आपका डी ऑप्शन हो गया। देखो निकाल भी लिया हमने। ठीक है, तो इस तरह लगता है हमको ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, के किस मान के लिए समीकरण 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0, 6x माइनस के वाई बराबर -16 संपाती रेखाएं निरूपित करता है या अनंत हल। देखिए क्वेश्चन में ऐसे पूछा है, पर हमने या अनंत, क्योंकि संपाती में क्या है बेटा अनंत हल है ना, तो चाहे क्वेश्चन आपको संपाती रेखाएं करके बोले चाहे अनंत हल, तो हमको क्या है एक ही चीज़ अप्लाई करनी है, जो कंडीशन हमने पढ़ रखी है वही कंडीशन को हमको अप्लाई कर लेना है। ठीक है, तो देखिए करना क्या है, फिर से हम लोग पहले समीकरण को दोनों लिखेंगे और उसके बाद देखिए आपका संपाती या अनंत हल के लिए क्या कंडीशन दिया है, A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 C1 बराबर C1 अपॉन में C2। ये चार्ट बेटा इतना इंपॉर्टेंट आपके लिए है कि आपको इसको तैयार करना ही करना होगा, क्योंकि आपको ये बहुविकल्पी प्रश्न में ही प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, या हो सकता है इसमें लघुत्तरी प्रश्न में भी आपका इस तरह का प्रश्न आ सकता है। इसलिए इस चार्ट को आप ध्यान में रखिए और 100% आपको ये नंबर दे के जाएगा चार्ट। ठीक है, चलिए तो देखते हैं बेटा 7वें क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन। पहले हम लोग समीकरण लिखते हैं, 3x माइनस वाई प्लस 8 बराबर 0। दूसरा क्या है आपका, ये पहला समीकरण हो गया। दूसरा समीकरण आपका है 6x माइनस के वाई, 6x माइनस के वाई बराबर -16। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है बेटा, -16। ठीक है, तो देखो क्या है, फिर से हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 की वैल्यू निकाल लें। चलिए निकालते हैं। A1 की वैल्यू देखो बेटा, यहाँ क्या है, x का गुणांक क्या है 3, और आगे कोई चिन्ह तो प्लस का है, तो A1 बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 लिखो या केवल 3 लिखो। इसी तरह B1
की वैल्यू, देखो y का गुणांक क्या है, माइनस केवल दिया है तो इसके आगे क्या है, एक है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस से लिखना जरूरी है, माइनस एक हो गया। और C1 का गुणांक क्या है बेटा, अचर पद क्या है इसमें 8 है, तो 8 हो गया, ठीक है। फिर आपका A2 की वैल्यू बेटा क्या है 6, B2 की वैल्यू माइनस के, और देखो फिर से ये C2 की वैल्यू क्या जाएगी बेटा, देखो ये इधर आएगा ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगी, माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस ना, प्लस का 16, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू मिल गई। अब क्या है, कंडीशन अप्लाई करते हैं। देखो आपका क्या क्वेश्चन में क्या है, समपाती रेखाएं या अनंत हल ना, तो समपाती रेखाएं या अनंत हल के लिए कौन सा कंडीशन है, ये है ना, A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2, ठीक है। तीनों आपस में क्या हो जाए बराबर। केवल एक हल के लिए A1 अपॉन में A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन में B2, अनंत हल या संपाति के लिए A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 बराबर C1 अपॉन में C2, और जो है समांतर रेखा या कोई हल नहीं के लिए A1 अपॉन में A2 बराबर B1 अपॉन में B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। तो हम लोग जो दूसरा कंडीशन है उसको अप्लाई करेंगे। देखो रखो, A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू 6 बराबर B1 की वैल्यू आपका -1, फिर B2 की वैल्यू -के, फिर बराबर C1 की वैल्यू बेटा आपकी 8, और जो है फिर आपका C2 की वैल्यू आपका 16 हो गया, ठीक है, 16 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब चाहे आपका देखिए k का मान निकालना है तो k वाले को तो हमको लेना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप चाहे तो इधर वाले को दोनों को ले लो, चाहे तो इधर वाले को, चाहे तो ये दोनों ले लो, चाहे तो आप ये दोनों ले लो, ठीक है। तो चलो हम पहले दूसरे को ले लेते हैं ना, तो 3/6 बराबर -1/-k। आपको पता है माइनस से क्या होगा, माइनस कट जाएगा, 3 1 का 3, 3 दूना 6। अब क्या कर दो बेटा, 3 गुणा कर दो, तो k का k बराबर 2 1 का 2, तो इस तक k बराबर 2 आ गया। तो देखिए ऑप्शन k बराबर 2 है क्या, k बराबर 2, हाँ सी ऑप्शन में k बराबर 2 है, तो इस तरह से सी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बेटा हमारा जो यूनिट सेकेंड बीजगणित है, अलजेब्रा, दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और एक दूसरा इसमें चैप्टर है द्विघात समीकरण, उसकी पहली वीडियो दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म पर हमने आपको रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो हमको लगता है आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि और विद्यार्थी जुड़े, और जिनको परीक्षा में डर लग रहा है या उनको घबराहट है कि कैसे होगा मेरा परीक्षा, उसके लिए जो है उनको ये वीडियो हेल्प करेगी। तो जितने भी ज़रूरतमंद छात्र हैं उन सब तक आप लोगों का एक मिशन होना चाहिए कि ये वीडियो जो है सबको पहुंचाया जाए। तो जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ।